बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि ई कैट ने अपनी डेट जो है वो अनाउंस कर दी है, यूईटी ने ई कैट के लिए, और इसीलिए हमें ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको स्टार्ट करना पड़ा। और ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अब हम आपको एंटी टेस्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि एंटी टेस्ट तो बिल्कुल टाइम पे होना है। उन्होंने नेक्स्ट मंथ की 14-15 के लिए जो डेट अनाउंस कर दी है, तो वो तो चेंज नहीं हो सकती। तो आज हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 को एंट्री टेस्ट के मुताबिक के एंट्री टेस्ट के लिए आपको इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और आप लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है और किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो लाजमी आप लोगों ने इसको कंसंट्रेट करना है, एक्टिवली पढ़ना है, घर बैठ के एक एक पॉइंट आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके पॉइंट्स रह जाएँ या जो आप समझें कि हमें ये डिस्कस करने चाहिए, वो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस दफ़ा यूईटी के जो रूल्स हैं 2020 के, उनका पता होना चाहिए कि यूईटी ने इस दफ़ा परसेंटेज किस तरह से लेनी है मार्क्स की। सबसे मेन चीज़ ये कि मार्क्स की परसेंटेज किस तरह से होगी। तो इस दफ़ा जो मार्क्स की परसेंटेज है उसमें बच्चों सबसे पहले एज़ यूजुअल 30% एंट्री टेस्ट के मार्क्स होंगे। 30% ही पहले भी काउंट होते थे एंट्री टेस्ट के मार्क्स। उसके बाद 45% फर्स्ट ईयर के मार्क्स। चूँकि आप बच्चों के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, इस दफ़ा यूईटी ने ये रूल डिफाइन किया है कि ज़ाहिर है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए होते तो सेकेंड ईयर की परसेंटेज वो कंसीडर करनी थी उन्होंने। अब आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की परसेंटेज ले रहे हैं 45% और मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज ले रहे हैं 25%। तो ये इस दफ़ा जो मार्किंग का क्राइटेरिया, जो परसेंटेज वो लेंगे, वो इस तरह से आपकी लेंगे परसेंटेज। तो कई बच्चे समझते हैं कि सर ये शायद मुश्किल है, ये आसान है। बच्चों, ना ये मुश्किल ना ये आसान, मैं कुछ भी इसके बारे में कमेंट नहीं करता। मैं बस ये कहता हूँ कि जो रूल डिफ़ाइन किया है यूनिवर्सिटी ने, आपने खुद को प्रिपेयर करना है उसके मुताबिक। आप मेंटली तैयार रहें, आप तैयारी करें। हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में शायद 1 मंथ से भी कुछ ज़्यादा, तो हम इसमें मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके फिर टेस्ट भी होंगे, वो टेस्ट डिस्कस भी होंगे, मतलब थ्रू प्रॉपर जिस तरह आपकी क्लासेस होती थी। बस फ़र्क इतना है कि पहले आप फिजिकली एकेडमी में होते थे, अब आप लोग जो है वो घर बैठ के ही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी परसेंटेज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर 1। पहले हम ये देखते हैं कि एंट्री टेस्ट क्या है, या किस तरह से बच्चे जो हैं वो इसमें पजल होते हैं, या एंट्री टेस्ट में एक हल्का सा वर्ड चेंज करने की वजह से सारे का सारा जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू है, मैंने लिखा कि मैस ऑफ 1 किलोग्राम में हैव एनर्जी या कैन हैव एनर्जी। 1 kg मैस की, व्हाट यू थिंक, मैस ऑफ 1 किलोग्राम कितनी एनर्जी होगी उसकी, वो कितनी एनर्जी हो सकती है। ऑप्शन इसके इस तरह से 90 पी जॉल। यहाँ पे पी जो है ये पीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी इज पीटा। 90 टी, टी का मतलब यहाँ पे टेरा, टी जो है यहाँ पे टेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे m जो है ये मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से ये 10⁻16 भी इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू है। तो पहला क्वेश्चन कि मैस ऑफ 1 किलोग्राम कैन हैव एनर्जी, ये किलोग्राम मैस की एनर्जी कितनी हो सकती है, ये इसकी ऑप्शन है। तो बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया। जाहिर है हमें मैस की वैल्यू गिवन है और एनर्जी की बात कर रहा है, तो मैस और एनर्जी के लिए एक ही इक्वेशन होती है जिसको आप आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली यूज़ किया E = mc²। जब आप E = mc² का फार्मूला यूज़ करते हैं, मैस की वैल्यू 1 kg है और स्पीड आपके पास 3 × 10⁸ है। जस्ट आप इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैथ्स की जगह 1 आ जाएगा और सी की वैल्यू आपके पास 3 × 10⁸ विच इज़ कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होती है। सिर्फ मीडियम की वजह से थोड़ा सा उसमें चेंज आता है, बाकी इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। देन यू गेट 9 × 10⁻16, क्योंकि 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। अब देखो अब बच्चे जब ये देखते हैं कि 9 × 10⁻16, तो इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। तो बेटे 9 × 10⁻16 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 90 × 10⁻15 लिख सकता हूँ ना, एक 0 इसके साथ लगाऊंगा, 10⁻15 एज इट इज़ आ जाएगा। ये बन गया 90 × 10⁻15। 10⁻15 एक प्रीफिक्स है जिसको आप पीटा बोलते हैं, पीटा, जैसा कि हमारी बुक में लिखा है, लेकिन हमने उसको नहीं पढ़ा होता या हमें नहीं पता होता। तो 10⁻15 को आप पीटा कहते हैं, इसीलिए मैं उसकी जगह पीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर बन रहा है वो 90 पीटा जूल है, क्योंकि वो 10⁻15 पीटा के लिए वर्ड यूज़ होता है। अब इसी तरह से मैं अगर इस एमसीक्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मतलब अगर यही एमसीक्यू है, मैस ऑफ 1 ग्राम में हैव एनर्जी, मतलब पहले 1 kg था, अब मैंने 1 kg को 1 ग्राम कर दिया।
देखिए यही कमाल है एंट्री टेस्ट का। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, सारे का सारा कॉन्सेप्ट, सारे का सारा आंसर चेंज हो जाता है। देखो पहले 1 kg मैथ्स था, अब मैंने 1 ग्राम मैथ्स कर दिया। जब मैंने 1 ग्राम मैथ्स किया तो फार्मूला अगेन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू MC²। तो आपने m की जगह लिखा 10⁻⁻³ क्योंकि आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। वो 10⁻³ आएगा और 3 × 10⁸ का स्क्वायर आ जाएगा। जब ये 3 × 10⁸ का स्क्वायर को आप ओपन करते हैं तो ये इन दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये -3 है प्लस 16 है, तो ये आएगा 9 × 10⁻13। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जीरो इसके साथ लिख दे तो 90 × 10⁻12। तो 10⁻12 बच्चों हम जो है वो टेरा के लिए वर्ड यूज करते हैं 10⁻12। इसका मतलब सेम वही MCQ में मैंने एक वर्ड चेंज किया। पहले kg था तो उसका अल्फा ऑप्शन बन रहा था, जब मैंने उसमें 1 ग्राम लिखा, 1 ग्राम की वजह से अब उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, बीटा ऑप्शन। MCQ एक ही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज किया और उसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो चेंज हो गया। इसी चीज़ का नाम एंट्री टेस्ट है। तो ये पहला MCQ आपको बताने का, पढ़ाने का मकसद ये था ताकि आप मेंटली तैयार हों कि एंट्री टेस्ट में थोड़ा सा चेंज कितना ज़्यादा चेंज लेके आ सकता है या उससे कितनी ज़्यादा चेंजिंग हो सकती है। तो ये इस MCQ से हमने स्टार्ट किया अपने लेक्चर को प्रॉपरली। उसके बाद अब आए, अब हम चैप्टर 1 को फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंसेज में हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। लिविंग में वो सारी चीज़ें आती हैं आपके पास, बायोलॉजी की बात करते हैं, बॉटनी की बात करते हैं, जोलॉजी की बात करते हैं। अगर आप नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंटियर ऑफ साइंसेज के। साइंसेज के फ्रंटियर्स कितनी तरह के हैं, ये तो सब बच्चों को पता है कि फ्रंटियर्स ऑफ साइंसेज कितनी तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रंटियर्स, फर्स्ट फ्रंटियर, सेकंड फ्रंटियर, थर्ड फ्रंटियर। फर्स्ट फ्रंटियर में हम वर्ड यूज़ करते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। जितनी बहुत ज़्यादा लार्ज बॉडीज़ हैं उनके लिए आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फ्रंटियर। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको आप सेकंड फ्रंटियर में रखते हैं। और थर्ड फ्रंटियर में वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, क्योंकि जो यूनिवर्स है इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डिज़ाइन किया गया है, तो थर्ड फ्रंटियर में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट फ्रंटियर है, जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में आपके पास प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं और स्टार्स हैं, ये एक्सट्रीमली लार्ज में आते हैं। जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हैं, उनमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से क्वार्क, एंटी क्वार्क, मीन्स के जितने आप छोटे पार्टिकल्स, बेरियॉन्स, मीजॉन्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में आएंगे। थर्ड में हमारे पास वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर में सबसे चीज़ मेन फैक्टर जो है, मेन फैक्टर इज रेंज। द रेंज ऑफ थर्ड फ्रंटियर इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल अप टू साइज ऑफ अर्थ। आप मॉलिक्यूल के साइज से लेके अप टू साइज ऑफ अर्थ तक जो है वो थर्ड फ्रंटियर को आप कंसीडर करते हैं। इसी तरह से जैसे एक दफ़ा NTS में क्वेश्चन आया था कि एक जो कार मूव कर रही है, जो मूविंग कार है, मूविंग कार वो फर्स्ट फ्रंटियर में होगी, सेकंड में होगी, थर्ड में होगी। खुद सोचें ज़रा, मूविंग कार जो है वो फर्स्ट में तो नहीं हो सकती, फर्स्ट में तो एक्सट्रीमली लार्ज चीज़ें हैं। इसी तरह से सेकंड में भी नहीं हो सकती, सेकंड में बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक मूविंग कार की बात करते हैं तो मूविंग कार डेफिनेटली थर्ड फ्रंटियर के अंदर ही आएगी। थर्ड फ्रंटियर में इसकी रेंज के मुताबिक थर्ड फ्रंटियर में आती है। उसके बाद मैंने एक MCQ डिस्कस किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। इस तरह के जो MCQ हैं वैसे तो अब ECAT में बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आपको ये करवाने का पर्पज़ ये है ताकि आप मेंटली तैयार हैं, आपने कोई भी टेबल नहीं छोड़ना। जितना ज़्यादा आप मुश्किल से मुश्किल भी MCQ कर सकते हैं वो आप करें। पास पेपर के MCQs भी मैं आपको करवाऊंगा ताकि पास पेपर के जो MCQs हैं उससे बच्चे जो है ना वो फिर मोटिवेट होते हैं, उन्हें पता होता है कि पास पेपर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं और इस दफ़ा क्या एक्सपेक्टेड है कि किस तरह की आएंगी। तो वो उसकी सारी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज़ आपको मैं करवाऊंगा। इसका आंसर बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स, कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नॉन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स को कंसीडर करता है। देखिए बुक में ना एक चार्ट बना हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया जो है वो सारे की सारी वो चीज़ें हैं जो फिजिक्स से रिलेट करती हैं। जैसे बुक में एस्ट्रोफिजिक्स का भी लिखा हुआ है, बायोफिजिक्स का भी लिखा हुआ है, केमिकल फिजिक्स का भी लिखा हुआ है। ये जो इन्वायरमेंटल फिजिक्स है ना, इन्वायरमेंटल फिजिक्स, ये नॉन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स में आता है। मीन्स के ये इंटरडिसिप्लिनरी को कंसीडर नहीं करते हम, ये नॉन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में आता है। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि टेबल की फॉर्म में बनी हुई है। खैर अब इस MCQ को जरा आप डिस्कस करें
कि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, what do you think number of physical quantities are? Most of the students say sir that are 3, most of the student might be possible, most of the student think that physical quantities are 7. Actually majority of the student think that number of physical quantities are 7, which is wrong answer. See, number of physical quantities, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप इस टाइम जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये बोर्ड भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये टेबल भी फिजिकल क्वांटिटी है, डाइस भी फिजिकल क्वांटिटी है, चेयर भी फिजिकल क्वांटिटी है, एसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कैमरा भी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है वो कितनी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन्फानाइट हैं। याद रखें, ऐसा एमसीक्यू कभी भी आपको आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो हमेशा इसका आंसर जो है बच्चों वो इनफानाइट होगा, क्योंकि वो बहुत सी हैं। दरख्त भी फिजिकल क्वांटिटी है, गाड़ी भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। हाँ, ये आंसर कब हो सकता था? अगर सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर वो सिंपली पूछे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर वो पूछता, तो आप सब बच्चों को पता है फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। इसका मतलब अगर वो टाइप्स पूछेगा तो आंसर 2 होगा, अगर वो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पूछता है तो आंसर इनफानाइट होगा। देखें, एक एमसीक्यू के अंदर ही 3 कॉन्सेप्ट छुपे हुए। अगर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कहता है तो वो इनफानाइट है, वो आप काउंट नहीं कर सकते, वो आपकी रेंज से बाहर, आप गिन ही नहीं सकते आप वो। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात, तो देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 इज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, अदर 1 इज ड्राइव क्वांटिटी। तो अगर वो टाइप्स की बात करता है तो 2। अब क्वेश्चन ये है कि आंसर 7 कब हो सकता था? 7 आंसर कब पॉसिबल था? अगर वो ये कहता कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो बेस क्वांटिटीज एसआई सिस्टम है, मेरी वर्डिंग पे गौर करें कि 7 आंसर कब हो सकता था। अगर वो कहता कि एसआई सिस्टम के अंदर जो फिजिकल बेस क्वांटिटीज हैं वो कितनी है, डेट आर 7। तो हमेशा याद रखें, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इनफानाइट। अगर एसआई सिस्टम के अंदर फिजिकल बेस क्वांटिटीज पूछेगा तो वो हमारे पास 7 होंगी, और अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पूछेगा तो वो हमारे पास 2 होंगी, क्योंकि वो एक बेस क्वांटिटी होती है और एक आपके पास ड्राइव क्वांटिटी होती है। हमने साथ साथ ही आप लोगों के टेस्ट भी लेने हैं ताकि आप लोग जो है ना वो मैक्सिमम इसको अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप समझ लें कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आप जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि सब बच्चों के साथ है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझे कम टाइम मिला, उससे ज़्यादा मिला, उसके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स थे, मेरे कम थे। ऐसा आपने बिल्कुल सोचना नहीं है। यू जस्ट फोकस योर प्रिपरेशन। आपको पता है इस टाइम सेकेंड ईयर की कोई डेट डिफाइन नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट की तो डेट डिफाइन हो गई है ना, आप उसके मुताबिक तैयारी करें। आसान से आसान एमसीक्यू तो सब कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यू लाजमी करें। उसके बाद आप आगे आ जाएं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बच्चों 2 तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें हमने उनको डिफाइन किया हुआ है। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ हैं जो आप कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वांटिटी है जिससे आपने दूसरी क्वांटिटी को बनाना है, जो खुद किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी हुई। एक ऐसी क्वांटिटी जो खुद किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती, दैट इज बेस क्वांटिटी। और वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं, दैट आर ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ हेल्प करती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाने में, और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो बेस से ड्राइव होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ आपके पास मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट, ये सारी की सारी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज है। if you talk about drive quantities, there are many drive quantities. Actually you can't count drive quantities. There are a lot of drive quantities. You can say velocity, volume, acceleration, power, walk, torque, like area, any other quantity which you think which is a combination, which is a mixture of base quantities, drive quantity. तो drive quantities जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते। फ्लक्स भी ड्राइव क्वांटिटी है, वो इलेक्ट्रिको मैग्नेटिको मोमेंटम भी ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है उनकी कोई रेंज डिफाइन नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगला एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। उसमें है कि नंबर ऑफ नॉन सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर, नॉन सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं। अब बच्चों की फर्स्ट अप्रोच यही होगी, बच्चे फ़ौरन सप्लीमेंट्री का नाम सुनेंगे, नॉन सप्लीमेंट्री का उनके माइंड में ये आएगा भाई 2 ही हैं, एक रेडियन और एक स्टी रेडियन। अब गौर से ज़रा समझें, नंबर ऑफ नॉन, वो नॉन सप्लीमेंट्री कह रहा है।
अगर वो सप्लीमेंट्री कहता है तो 2 होते हैं, वो तो सबको पता है, तो सबको पता है कि वो रेडियन भी है, टी रेडियन भी है, एक कॉमन सी बात है। लेकिन नॉन सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं? तो बच्चों नॉन सप्लीमेंट्री यूनिट्स बहुत से हैं, वो सारे ड्राइव में आएंगे, बेस में आएंगे, उसको आप मतलब नॉन सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो अगेन पहले वाली लॉजिक की तरह कि अगर नॉन सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात होती है कि नॉन सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं, तो नॉन सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके पास इनफाइनाइट होंगे, बिकॉज यू कान मेंशन, इवन यू कान उसको आप उसको कैटेगराइज ही नहीं कर सकते, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते वो कितने हैं आपके पास, तो इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद देखिए आप रेडियन क्या होता है। रेडियन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्लेन एंगल। एक ऐसा प्लेन का मतलब होता है एक सिंगल प्लेन वाला एंगल, मतलब 2 प्लेन वाला एंगल एक प्लेन में होता है जिसके पता चल रहे होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके लिए हम प्लेन का वर्ड यूज करते हैं। रेडियन जो है इसमें आपको पता हो ये प्लेन एंगल होता है और ये 2 डिमेंशनल एंगल होता है। हमेशा याद रखिए 2 डिमेंशनल है, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 2 डिमेंशनल है, 3 डिमेंशनल एंगल नहीं है। रेडियन बनता कब है? जब मैंने जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे बनने वाला एंगल रेडियन होगा, ये जो एंगल रेडियन है, ये एंगल रेडियन कब होता है? एक्चुअली उसकी कंडीशन क्या है कि 2 रेडियाई के दरमियान में बनने वाला एंगल रेडियन होता है। देखो एक ये रेडियाई है, दैट इज अनदर रेडियाई, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो आपके पास रेडियन एंगल होगा। तो रेडियन को प्लेन एंगल भी कहते हैं, 2 डिमेंशनल भी, और 2 तरह के रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं आर्क लेंथ। इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब होता है सर्कल का कटा हुआ हिस्सा, सर्कल का जो कट हुआ पार्ट होता है, डेट इज आर्क लेंथ। तो 2 रेडियाई के दरमियान में बनने वाला जो एंगल है वो रेडियन होता है। और रेडियन के लिए फॉर्मूला क्या आपके पास? थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला जो आप सब यूज करते हैं मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी। तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देखो एस का मतलब होता है, जिस तरह आप एक सर्कमफ्रांस की आप बात कर रहे हैं, तो एस आपके पास 2 पाई आर के इक्वल होता है। आप सबको पता है कि एस जो है वो अगर आप एक कंप्लीट सर्कमफ्रांस ले रहे हैं वो 2 पाई आर है। तो जब थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर लगाएंगे, अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करेंगे, क्या हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि मैं यहाँ से चला हूँ और दोबारा मूव करता 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 इसी पॉइंट पे आ गया हूँ, तो एक रेवोल्यूशन, दोबारा मूव करके आऊँगा, फिर 2 रेवोल्यूशंस, फिर दोबारा मूव करके आऊँगा तो 3 रेवोल्यूशंस, फिर दोबारा मूव करके आऊँगा तो 4 रेवोल्यूशंस, फिर दोबारा, मतलब आप जिस पॉइंट से चलते हैं, इफ़ यू कम बैक अगेन विद द सेम पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक सिंगल रेवोल्यूशन होती है। तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर में मैंने एस की जगह 2 पाई आर लगाया, क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 रेवोल्यूशन। सो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई आर होगा और एज इट इज आर, ये आर जो है इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल आएगा, कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। हमेशा याद रखें जब भी 1 रेवोल्यूशन की बात करें उसमें रेडियन 2 पाई रेडियन ही होंगे। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि ये हाफ रेवोल्यूशन होता, तो हाफ रेवोल्यूशन के केस में देखो, अगर 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है तो हाफ रेवोल्यूशन में क्या होंगे? पाई रेडियन। जाहिर सी बात है मैं इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा, इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा, तो 1 रेवोल्यूशन अगर 2 पाई रेडियन था तो हाफ रेवोल्यूशन मेरे पास पाई रेडियन के इक्वल होगा। हाफ रेवोल्यूशन की वैल्यू जो है वो पाई रेडियन होगी। उसके बाद आप देखें अदर एंगल इज टी रेडियन, जो दूसरा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, डेट इज टी रेडियन। टी रेडियन एंगल क्या होता है? देखिए इसके लिए 2 वर्ड हम यूज करते हैं, बड़े कॉमन है, डेट इज सॉलिड एंगल। इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल होता है। देखिए हमने इसको सॉलिड एंगल नहीं कहा, इसको हम सॉलिड एंगल कह रहे हैं। उसके बाद ये 3 डिमेंशनल होता है। 3 डिमेंशनल ये ऐसे ही समझ लें जैसे आपके पास एक कोन है, जैसे आप कोई मैकडॉनल्ड्स या कोई और आप एक कोन खाते हैं, वो कोन के सेंटर में बनने वाला एंगल टी रेडियन होता है, ये याद रखिएगा। कोन के सेंटर में बनने वाला एंगल टी रेडियन होता है। उसकी कंडीशन क्या है ये सुन लें। वो टी रेडियन एंगल कब होगा? देखो बच्चों, ये वाला हिस्सा भी रेडियन आर, ये वाला भी हिस्सा रेडियस आर, नॉट रेडियन, रेडियस। ये वाला हिस्सा भी रेडियस, ये वाला पार्ट भी रेडियस। इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप लोगे वो आर स्क्वायर आएगा। तो टी रेडियन के केस में हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि टी रेडियन एंगल तब बनता है जब आपके दोनों साइड का जो रेडियस है, ऊपर वाला हिस्सा इसके स्क्वायर के इक्वल, मीन्स के जो उसका सरफेस एरिया उसके इक्वल होना चाहिए, एरिया के इक्वल होना चाहिए।
मतलब ऐसे याद रख लो कि स्टीरेडियन एक सॉलिड एंगल है जो कॉन के सेंटर में बनता है। इसकी दोनों साइडें रेडियस वाली होती हैं, आर होती हैं, और जहाँ पे स्टीरेडियन बनता है उसके सामने वाला हिस्सा आर स्क्वायर होगा, जो कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के मीन्स के सरफेस एरिया के इक्वल होगा, जिसको आप आर स्क्वायर कह रहे हैं। तो स्टीरेडियन के केस में फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैच ओवर रेडियस स्क्वायर। एरिया ऑफ पैच, पैच बोलते हैं कटा हुआ पार्ट, छोटे छोटे पीसेस, दैट इज पैच। जब भी आपने स्टीरेडियन फाइंड आउट करना है, फार्मूला ये होता है एरिया ऑफ पैच डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। ये एफएससी के लिए तो नहीं आता, एंट्री टेस्ट में ही बता रहा हूँ ये फार्मूलाज। एरिया ऑफ पैच ओवर रेडियस स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैच आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि आप एक सॉलिड एंगल ले रहे हो, तो सॉलिड इस केस में जो आपके पास एरिया ऑफ पैच होगा इसका, वो आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर है। अगर आप प्लेन एंगल की बात करते हो और आप एक सर्कमफ्रांस लेते हैं, वो 2 पाई आर होता है। इसमें आपके पास जो एरिया इस शेप का आपके पास आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और फ्रैक्शन में आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास 1 रेवोल्यूशन जो है वो 4 पाई स्टीरेडियन के इक्वल आएगा। तो पहली यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर आप रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, रेडियन। अगर आप रेडियन की बात कर रहे हैं, रेडियन के केस में एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। स्टीरेडियन के केस में एक रेवोल्यूशन में 4 पाई स्टीरेडियन होते हैं। ये बड़ा मेन डिफरेंस है इनमें, कि अगर आप रेडियन की बात करते हैं तो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होंगे। इफ यू टॉक अबाउट स्टीरेडियन तो 1 रेवोल्यूशन के अंदर 4 पाई स्टीरेडियन होंगे, 4 पाई स्टीरेडियन होते हैं। उसके बाद आप इसको भी हाफ करके देख लो। देखो अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे हाफ रेवोल्यूशन जो है वो पाई रेडियन के इक्वल आ गया। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे हाफ रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई स्टीरेडियन के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपने दोनों को चेक कर लिया। तो बेसिक थिंग जो आपने याद रखनी है वो ये है कि 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट स्टीरेडियन तो 1 रेवोल्यूशन में 4 पाई स्टीरेडियन होते हैं। 1 रेवोल्यूशन में हमेशा 4 पाई स्टीरेडियन होंगे, और उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन अगर आप करोगे तो 2 पाई स्टीरेडियन हो जाएंगे। अब इसी तरह से मैंने एक एमसीक्यू लिखा, इस तरह के एमसीक्यू पेपर्स में भी आते हैं कि रेशियो ऑफ हाफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लेन एंगल टू हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन एंगल मीन्स के सॉलिड एंगल। एमसीक्यू दोबारा सुने, रेशियो ऑफ हाफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लेन टू हाफ ऑफ द सॉलिड एंगल इज, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन अगर आप प्लेन एंगल की लें और हाफ रेवोल्यूशन आप सॉलिड एंगल की लें, मीन्स के स्टीरेडियन की लें, वो स्टीरेडियन लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाफ रेवोल्यूशन का मतलब सॉलिड का मतलब यही है, वो स्टीरेडियन की बात कर रहे हैं। अगर आप इनकी रेशियो लें तो आंसर क्या होगा? देखो ये मैंने सॉल्व किया आपके सामने। हाफ ऑफ द प्लेन एंगल मीन्स के रेडियन, हाफ ऑफ द सॉलिड एंगल मीन्स के स्टीरेडियन। अगर आप इन दोनों की रेशियो लेंगे, अगर आप इन दोनों की रेशियो को डिस्कस करते हैं कि हाफ प्लेन है और हाफ आपके पास सॉलिड एंगल है, तो देखो हाफ प्लेन की वैल्यू आपके पास जो थी वो पाई रेडियन थी। मैंने हाफ प्लेन की वैल्यू पाई रेडियन लिखी, और हाफ स्टीरेडियन की वैल्यू मेरे पास 2 पाई स्टीरेडियन है। इसकी जगह मैंने 2 पाई स्टीरेडियन लिख, जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अगर मुझे फार्मूला पता है, मैं जस्ट वैल्यूज लगा रहा हूँ, कोई भी नया काम नहीं कर रहा। हाफ रेवोल्यूशन की जगह मैंने पाई रेडियन लिख दिया। हाफ सॉलिड जो एंगल था उसकी वैल्यू जो होती है मेरे पास 2 पाई रेडियन होती है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा, मीन्स के 1:2। 1:2 इज राइट ऑप्शन। तो कभी भी इस तरह के एमसीक्यू आए, आपको एक उसका जो जनरल रिलेशन है वो पता हो। अगर आपको जनरल रिलेशन पता होता है आप उसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपको जनरल रिलेशन ही नहीं पता तो आप उसको कभी भी इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। अब बच्चों हम कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशंस हैं। लाइक आपने एक दफ़ा पढ़ ही लेना है, पढ़ ही लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें से भी एक दफ़ा एमसीक्यू है और वो किस तरह से है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये आपको एक एमसीक्यू से कराऊँ कि किस तरह से इसका भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन ये आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कि इन सब में टेम्परेचर का करेक्ट यूनिट क्या होता है, कौन सा इनमें से टेम्परेचर का करेक्ट यूनिट होगा। अल्फा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, देखिए सी छोटा लिखा हुआ है। बीटा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, बड़ा लिखा हुआ है सारा। चार्ली ऑप्शन है केल्विन, डेल्टा ऑप्शन ऑल। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे मोस्टली लगाएंगे ऑल। उनको लगेगा कि शायद सारे के सारे सही ऑप्शन है, तो ऑल का ऑप्शन ही जो है वो राइट होना चाहिए, ऑल इज राइट ऑप्शन, जो कि गलत है।
अभी इसीलिए मैंने ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि आपने यूनिट्स की कन्वेंशंस क्या क्या पढ़ी थी, याद है आपको? वहाँ पे सबसे मेन कन्वेंशन ये है कि अगर आपने यूनिट को एक वर्ड में लिखना है, सिंगल अल्फ़ाबेट में लिखना है, वो अल्फ़ाबेट बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सिंगल अल्फ़ाबेट में देखें तो अल्फ़ा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे सेल्सियस का सी छोटा लिखा हुआ है, सेल्सियस का सी यहाँ पे छोटा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने एक सिंगल अल्फ़ाबेट में लिखना हो तो फिर आपने कैपिटल लिखना होता है। तो यहाँ पे सेल्सियस का सी छोटा लिखा हुआ है, तो ये तो सही ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद बीटा ऑप्शन देखो, फ़ारेनहाइट का एफ जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। ये यूनिट की कन्वेंशन है, अगर आपने यूनिट को एक अल्फ़ाबेट में लिखना है वो कैपिटल होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने सिंपली एक अल्फ़ाबेट में लिखना है तो ऐसे होना चाहिए न्यूटन, ये कैपिटल न्यूटन। या अगर आपने पूरा यूनिट का नाम लिखना है, पूरे के पूरे आप यूनिट का नाम लिखना चाहते हैं, तो वो सारे का सारा स्मॉल अल्फ़ाबेट में होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस न्यूटन। इसका मतलब एक में लिखना है तो कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखो, कोई भी जिसमें भी आप लिख रहे हो कैपिटल अल्फ़ाबेट आप लिखो। और अगर आपने पूरे यूनिट का नाम लिखना है, आपने पूरा यूनिट लिखना है, तो आपने उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखना है। जैसे मैंने न्यूटन लिखा है, ये सारे का सारा जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि वो स्मॉल सी लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो बीटा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सारे का सारा कैपिटल में, ये सारे का सारा इसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। तो रूल दोबारा सुन लो, एक अल्फ़ाबेट में लिखना है तो कैपिटल लिखो, जस्ट लाइक दिस। पूरे का पूरा यूनिट नाम में लिखना है तो इस तरह से लिखो, न्यूटन, जिस तरह से आपने ये लिखा हुआ है। तो अल्फा में देखो स्मॉल, उसने एक अल्फ़ाबेट में लिखा लेकिन स्मॉल लिखा, जो कि गलत है। बीटा ऑप्शन में सारे का सारा उसने स्मॉल में लिखा लेकिन फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा, जो कि गलत है। लिखना तो सारा स्मॉल में लिखो। फिर फ़ारेनहाइट का एफ भी स्मॉल होता, अगर इस तरह से फ़ारेनहाइट का लिखा होता एफ, तो आपने कहना था ठीक है, अगर ये एफ होता। तो चार्ली में देखो ये के, ये सारे का सारा जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा है, ये के भी स्मॉल है, शायद आपको ये कैपिटल लग रहा होगा लेकिन के स्मॉल लिखा हुआ है। अल्फ़ा भी रॉन्ग ऑप्शन है, बीटा भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि अल्फ़ा में कैपिटल नहीं है, बीटा में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, अगर आप सारा लिखते हो तो स्मॉल होना चाहिए। चार्ली इज राइट ऑप्शन, केल्विन। तो इस तरह के एमसीक्यू को आपने इस तरह से जज करना होता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बाकी कन्वेंशंस आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट यूनिट हैं, एक न्यूटन है और एक मीटर है सपोज, तो इनके दरमियान में आपने इनको स्पेस दे के लिखना है, मतलब इस तरह से आपने इनको लिखना है। ये आप सबको पता है कि अगर एक बेस एक ड्राइव यूनिट है तो उनके दरमियान में स्पेस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बुक का रूल है ये। उसके बाद माइक्रो फैरेड, मतलब कभी ऐसा नहीं लिखना कि माइक्रो फैरेड, ये गलत है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, अगला माइक्रो भी उसका मतलब है 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ ये बनता है 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 का मतलब होता है पीको। आप डायरेक्ट पीको यूज़ करें, कभी भी आपने ब्रेक ऐसे नहीं करना कि मिली इंटू मिली या मिली फैरेड, ऐसे नहीं करना। तो मिली लिखने की बजाय आप माइक्रो का वर्ड यूज़ करें, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, अगले मिली का भी मतलब है 10⁻⁻3, तो 10⁻³ और 10⁻³ ये मिलकर 10⁻⁻6 बना देगा। तो ये भी कन्वेंशंस के रूल्स आपको पता होने चाहिए। बस एक दफ़ा इसको रूल्स को पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं या आपने क्या क्या किस तरह से उसको आपने डिस्कस करना है, वो एक दफ़ा आप जस्ट देख लेंगे तो वो आपको आ जाएगा। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, या एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ में क्या क्या आता है। देखिए एरर या अनसर्टेनिटीज़ में नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन, कि अगर एक पर्सन जो है वो इनएक्सपीरियंस है, उसको आइडिया नहीं है, तजर्बा नहीं है उसे, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एरर आएगा। इसी तरह से इनअप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रीडिंग, अगर एक शख्स जो है वो उसको रीडिंग ही लेनी नहीं आती, वो रीडिंग जानता ही नहीं है प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो तब भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फॉल्टी ऑपरेटर्स, अगर एक ऑपरेटर्स ही सही नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे भी आप जो आपकी रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। रैंडम एरर क्या होता है, आ जाते हैं हम रैंडम एरर के ऊपर कि व्हाट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर को आप कहते हैं रिपीटिंग मेजरमेंट्स, कि आपने डिफरेंट मेजरमेंट्स की और आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आए।
एक सिंगल मेजरमेंट की तो कुछ और रिजल्ट आए, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, रिजल्ट डिफरेंट आए। तो जब आप डिफरेंट मेजरमेंट लेते हैं और आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, उसको आप बोलते हैं रैंडम एरर, वो रैंडम एरर होता है। उसके बाद आप ये कह लें इसकी कॉज क्या होती है, इसकी कॉज अननोन होती है, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है रैंडम एरर की। मतलब आप इसकी कोई कॉज नहीं कह सकते ये इस वजह से एरर हो रहा है या ये प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है, किसी कोई भी इसकी कॉज हो सकती है। रेमेडी का मतलब हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम से किस तरह ओवरकम हो सकते हैं। अगर आप इसकी रेमेडी चाहते हैं तो टेकिंग एवरेज, आप सारी की सारी जो आपके पास रीडिंग आई हैं आप उनकी एवरेज ले लेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास सही हो जाएगा। जाहिर है अब आपके पास आपको ऑथेंटिक आंसर तो नहीं पता, जब आप डिफरेंट आंसर्स की एवरेज लेंगे तो आपके पास उसका एक्यूरेट या रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी रेमेडी है, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर को दो तरह से दो उसमें चीज़ें हमने इंक्लूड की हुई हैं। यू कैन से सिस्टमैटिक एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से है कि वो इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं था। दूसरा आप कहते हैं पर्सनल एरर, कि वो एरर जो है ना वो पर्सन की प्रॉब्लम थी, मीन्स के पर्सन को ही सही रीडिंग नहीं लेनी आ रही थी, इसलिए आप उसको पर्सनल एरर भी कहते हैं। तो दो तरह की प्रॉब्लम से होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं और आप इसको पर्सनल एरर भी कहते हैं। कॉज इसकी क्या है कि किस वजह से ही होता है? नंबर वन, इसकी कॉज जो है वो इंस्ट्रूमेंट है या इनएक्सपीरियंस पर्सन है। जाहिर सी बात है पहले ये दो एरर से ओवरऑल, एक रैंडम एरर और एक सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा भी एक होता था पर्सनल एरर, अभी इन्होंने कंबाइन करके दो एरर बना दिए। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल जो सिस्टमैटिक एरर है इसमें दो एरर्स हैं, ये समझ लें, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर भी है और एक आपके पास कौन से वाला है, पर्सनल एरर भी है, मतलब इसमें दोनों एरर्स आते हैं। इसकी कॉज मैंने आपको बता दी कि या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है या इनएक्सपीरियंस पर्सन है। अब इसका रेमेडी क्या होगी, इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? जाहिर है पहले जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं है, आप उसको किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेन चीज़ तो ये है कि आप उसको कंपेयर कर लें, उससे आपको पता चल जाता है ये इसका। और दूसरा ये है कि जो पर्सन गलती कर रहा है तो उसका कोई हल नहीं है, आप उसको समझा ही सकते हैं, पर्सन को उसको तरीका बता सकते हैं, उसको मार तो नहीं सकते आप। तो पर्सनल एरर जो है वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो सही होना चाह रहा है कि नहीं, अदरवाइज उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये है कि आप इसको कंपेयर कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक था, ये एरर्स वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया, कन्वेंशंस और एरर्स। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर में, मेन टॉपिक में से एक टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर है और डायमेंशंस है। मेन टॉपिक्स हैं ये जो अब हम डिस्कस करने लगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने अक्सर देखा है ई कैट में, फंगैट में, यूईटी का जब टेस्ट होता है या नस का जो टेस्ट होता है उसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर या डायमेंशंस वाले टॉपिक जो है इनको बहुत पसंद किया जाता है, इनको बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए डायमेंशंस वाला टॉपिक। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के एक्यूरेटली नॉन फुल डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। कोई भी आपने एक रीडिंग ली, उसमें जितने एक्यूरेटली नॉन फुल डिजिट हैं, जाहिर एक्यूरेटली तो हमें पता होगा ना कि भाई ये रीडिंग फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रही है, तो आंसर एज इट इज आता जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो एक्यूरेटली नॉन फुल डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जो पहला डाउटफुल डिजिट है जिस पे आपको डाउट है, मतलब मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने किया, एक ही एक्सपेरिमेंट को, एक का आंसर आया 12.54, एक का आया 12.56, एक का आया 12.57। एक एक्सपेरिमेंट को 3 स्टूडेंट्स ने किया और डिफरेंट रीडिंग आई। अब देखो इन सब में 12.5 इसमें भी आ रहा है, 12.5 इसमें भी आ रहा है, 12.5 इसमें भी आ रहा है। ये एक्यूरेटली नॉन फुल डिजिट हैं, जो कि कंफर्म है, जो पक्के हैं, जो कि आ ही रहे हैं उसमें, मतलब जिसकी वैल्यू परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि एक्यूरेटली नॉन फुल डिजिट है ये 12.5। और इशू किसके अंदर आ रहा है, इसमें लास्ट में 4 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। तो इसी को ही तो सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, जो कि एक्यूरेटली नॉन फुल डिजिट्स भी हो और एक डाउटफुल डिजिट, जो एक सिंगल डाउटफुल डिजिट होता है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो एक्यूरेटली नॉन फुल डिजिट हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हैं, दैट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब हम इसके रूल्स की तरफ चलेंगे। सो बच्चों, अब हम रूल्स डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स कौन कौन से हैं, या किस किस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रूल्स इसके कौन कौन से हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, आप ये देखें
सबसे पहला सबसे ज़्यादा जो इशू है ना इसमें वो ज़ीरो का है। वैसे तो आपको पता है जितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, जो भी सारी की सारी आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू ऑनवर्ड, ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है। जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, उसका पार्ट होती हैं। जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लें 2 से स्टार्ट करें, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं, ज़ीरो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है और ज़ाहिर है राइट साइड पे भी हो सकता है। दो ही केसेस हैं, या ज़ीरो लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा। हमेशा याद रखो बच्चों कि लेफ्ट साइड के जो ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होते, इसलिए मैंने लिखा नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी लेफ्ट साइड जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता वो सिग्निफिकेंट फिगर हो। जैसे मैंने लिखा 0000734.5, भाई ये 3 जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट का पार्ट नहीं है, ये तीनों सिग्निफिकेंट का हिस्सा नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3 एंड 4, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 4 होंगे। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हम राइट साइड के जीरोस की बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि सारे नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेफ्ट साइड के जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं होते। जो राइट साइड के जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बड़ी मेन चीज़ है कि राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा हो भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट का पार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे, वो देखते हैं। अगर तो राइट साइड पे 0 डेसिमल के बाद है, मतलब सपोज कर लो अगर ऐसे लिखा हुआ है 12.04 या इस तरह से, डेसिमल के बाद अगर 0 है और बाद में कंप्लीट वैल्यू भी आ रही है, अगर आप कभी भी डेसिमल की बात करेंगे तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट होगा। जैसे मैंने लिखा 12.05, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। तो जब आप डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल के केस में सिग्निफिकेंट फिगर उसका 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट होता है। तो 3 पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस किए। पहला हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड 0 वो सिग्निफिकेंट का पार्ट नहीं होते, जितने नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। राइट साइड के 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। राइट साइड में अगर डेसिमल की हम बात करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट का पार्ट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास मैथ्स है 8000 kg, ये मैथ्स की वैल्यू 8000 kg और हम कहते हैं लीस्ट काउंट है हमारे पास 1 ग्राम। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके लीस्ट काउंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये बड़ी मेन चीज़ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, उसके बाद जो लेफ्ट साइड जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल वाला 0 सिग्निफिकेंट में कंसीडर होता है। और अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, जैसे मैथ्स 8000 kg है और मुझे चेक करना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, वो मुझे बताएगा कि लीस्ट काउंट 1 kg। अगर लीस्ट काउंट 1 kg है, अगर तो लीस्ट काउंट 1 kg है तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर देखें 1 kg लीस्ट काउंट है तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो याद रखें इंटीजर के केस में सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा डिपेंड करेंगे लीस्ट काउंट के ऊपर। अगर लीस्ट काउंट का हमें पता है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर का बता सकते हैं, अदरवाइज हम सिग्निफिकेंट फिगर का बता नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो अगर 8000 kg वैल्यू थी और कहा गया लीस्ट काउंट 1 kg है तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे, 1 2 3 4। अगर आपके पास लीस्ट काउंट जो है वो 10 kg है, पहले 1 kg था तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे, अब लीस्ट काउंट 10 kg है तो 10 kg का मतलब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 रह जाएंगे। आप ये याद रख लें कि जितना लीस्ट काउंट बढ़ाते जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते जाते हैं। आप कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट काउंट ज़्यादा है सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे, लीस्ट काउंट कम है सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे। तो अगर आप अब इसका लीस्ट काउंट बढ़ा के 100 kg कर देते हैं तो देखो 1 kg पे 4 थे सिग्निफिकेंट फिगर, 10 kg पे 3 हो गए, 100 kg पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हैं 2 हो गए। तो ये रूल है कि लेफ्ट साइड के 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तमाम नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट होती हैं। राइट साइड के 0 सिग्निफिकेंट होते हैं डेसिमल के केस में और नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट का मतलब ही यही था कि राइट साइड के 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इफ़ यू टॉक अबाउट डेसिमल एंड इंटीजर, इंटीजर के केस में आप लीस्ट काउंट जितना कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, लीस्ट काउंट बढ़ाते जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कम होते चले जाएंगे। उसके बाद इवन एंड ऑड,
ये ना राउंड ऑफ भी नहीं करना आता कई बच्चों को, फिर हम इसके बाद इसके एमसीक्यू करते हैं। राउंड ऑफ का तरीका क्या है? देखिए, अगर आपने राउंड ऑफ करना है, जैसे सपोज ये आपको एक रीडिंग दी गई है, वो कहता है इसको 3 डिजिट्स तक, ये आपके पास एक रीडिंग है, इस रीडिंग को वो कह रहा है कि 3 डिजिट्स तक आप राउंड ऑफ करें, 3 डिजिट्स तक। अगर आपने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तरीका क्या है? पहली बात तो ये है कि देखो 0.7 के बाद लिखा हुआ 5, अब ये 4 डिजिट्स हैं, हमने इसको 3 डिजिट्स बनाने और राउंड ऑफ करना है। देखो लास्ट में पहला रूल तो ये है, अगर लास्ट वाली वैल्यू 5 से बड़ी हो, सपोज वो 6 है, वो 7 है, वो 8 है, वो 9 है, वो कुछ भी है, अगर लास्ट वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, अगर आप कहते हैं कि लास्ट वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो आपने प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। ये रूल है मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, सब बच्चों को पता होता है कि अगर लास्ट वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो आपने प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सब बच्चों को ये पता है, आपको ऑलरेडी पता है कैसा है। बट अगर लास्ट वैल्यू ही आपके पास 5 है, अगर हम कहते हैं कि लास्ट वैल्यू मेरे पास 5 है, तो अगर लास्ट वैल्यू 5 है तो प्रीवियस डिजिट में आप 1 डिजिट ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये रूल है। अगर लास्ट, सुने ध्यान से, अगर लास्ट वैल्यू 5 है तो आप प्रीवियस वैल्यू के अंदर 1 डिजिट ऐड करेंगे। वो कब करेंगे? अगर प्रीवियस वैल्यू ऑड होगी। दोबारा सुन लें, अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो आपने फिर तो ऐड करना ही करना है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ऐड ना करें। अगर लास्ट वाली वैल्यू 5 है, 5 से बड़ी है, तो आपने फिर ऐड करना ही करना है। लेकिन अगर लास्ट वैल्यू 5 है, अगर लास्ट वैल्यू 5 है तो आप प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। किस तरह पता चलता है? जैसे देखो बेटे, यहाँ पे 5 है, अब मुझे पता मैंने राउंड ऑफ करना है 3 तक, प्रीवियस वैल्यू इसकी कितनी है? 7, तो प्रीवियस वैल्यू देखो ऑड है और लास्ट में 5 आ रहा है। अगर 5 से पीछे ऑड वैल्यू होगी तो हमेशा आप ऐड करेंगे, 1 डिजिट को आप ऐड करेंगे। जैसे 43.75 था, इसको मैंने बना दिया 43.8, क्योंकि मुझे पता है 5 आ रहा है लास्ट में, प्रीवियसली एक ऐड किया तो ये 8 बन गया। इसी तरह से ये लिखा है 56.8546, अब मैंने इसको राउंड ऑफ करना है, मुझे पता है लास्ट में 6 है, 6 5 से बड़ी वैल्यू है, ये खत्म होगी, पीछे एक ऐड हो गई होगा, प्रीवियसली एक ऐड होगा, इसका मतलब ये बन जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। जब यहाँ पे 5 आएगा तो देखो अब ये वैल्यू आपके पास ऐसे आ गई 56.855। अब मुझे पता है 5 को मैंने, क्योंकि इसको 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, अभी तो मेरे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, 5 को मैं ख़त्म करूंगा और पीछे भी 5 है, मीन्स की ऑड है। अगर लास्ट में ऑड और पीछे भी ऑड है, इसमें एक ऐड कर दोगे, जब ऐड करोगे बन जाएगा 56.86। अब मजीद इसको आपने राउंड ऑफ करना है, तो मुझे पता है लास्ट में अगर 6 आ रहा है, मैं इसको मजीद राउंड ऑफ करना है मैंने 3 डिजिट्स तक। 6 क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है, ये एज इट इज़ ही ख़त्म हो जाएगा। जब ये एज इट इज़ ही ख़त्म होगा तो पीछे 8 लिखा हुआ है, तो 8 को आप क्या बना देंगे? 9। इसी वजह से मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा था 56.9, कि अगर आप इसको 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं तो ये इसका आंसर 56.9 आता है। उसके बाद अब देखो 73.650 ये लिखा हुआ है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक। आप किस तरह करेंगे? देखो लास्ट में 0 है, 0 की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो राउंड ऑफ ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद बचा 5। अब मैंने कहा था 5 जब होगा आप ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। 5 के बाद प्रीवियस वैल्यू जो है वो इसकी 6 है, मीन्स कि वो इवन है। चूंकि 5 से पीछे वैल्यू 6 लिखी हुई है, यही एक वजह है कि 5 से पीछे 6 वैल्यू थी, तो लाजमी आप इसमें एक ऐड कर देंगे। आप ऐड करते अगर ये ऑड होता, चूंकि 5 लिखा है और 5 से पीछे वैल्यू जो है वो इवन है, तो आप इवन के केस में वैल्यू को ऐड नहीं करते, इसीलिए आंसर आपके पास 73.6 एज इट इज आ जाएगा। तो याद रखो कि अगर लास्ट में 5 है तो प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड होता है। वो ऐड कब होता है? अगर वो वैल्यू ऑड हो। ऐड कब नहीं होता? अगर वो वैल्यू इवन हो। इवन के केस में आप डिस्कार्ड कर देते, उसको ऐड नहीं करते। अब आते हैं हम क्वालिटी एमसीक्यूज की तरफ। ये मैंने 2 क्वालिटी एमसीक्यूज लिखे हैं बोर्ड पे, जिससे मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया हो गया कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा जरा, ऐसे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर इन पाई आर, कि अगर पाई के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने डिस्कस करना है तो इसके अल्फा ऑप्शन है 2, बीटा है 3, चार्ली है 4, डेल्टा ऑप्शन है इन्फिनाइट। भाई जाहिर सी बात है, कई लोग पाई को समझते हैं। देखें, पाई का मतलब होता है 22/7। जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.1444, ये चलती रहती है वैल्यू।
तो शायद बहुत से बच्चे ये सुनते कहें कि सिग्निफिकेंट फिगर पाई में 3 होते हैं, जो कि गलत है। वो देखो पाई की वैल्यू चलती रहती है आगे, 3.14 आगे चलती रहेगी, डॉट 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 आगे चलती जा रही है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7 तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा, वो स्क्रीन फिल हो जाएगी, वो आंसर कोई नहीं आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन पाए वो कितने होते हैं, तो याद रखें, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं हो पा इसका आंसर ही खत्म नहीं होता, तो आप बोलते हैं इन्फानाइट, कि पाए के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमेशा इन्फानाइट होते हैं, उसकी कोई रेंज नहीं होती, वो ख़त्म ही नहीं होते। उसके बाद एक मैंने और नीचे एमसीक्यू लिखा हुआ है कि अगर कई दफ़ा इस तरह मुश्किल एमसीक्यू भी आ जाता है, वो एक आपको वैल्यू रीडिंग दे देता है बहुत कॉम्प्लेक्स ही, और वो कहता है कि बताएं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स एक रीडिंग आपके सामने आ गई, अब आप बच्चों ने बताना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो देखो इस तरह से तो बच्चे कभी भी नहीं बता पाएंगे देख के। इसका आसान बहुत ज़्यादा जो इजी मेथड है वो क्या है, वो ज़रा आप देखें। मतलब आप सबको ही आता है, कोई इतना चिकू काम नहीं है, इतना मुश्किल ये प्रोग्राम नहीं है, ये इजीली आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं। देखिए 12.45 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाय समथिंग। पहली बात तो ये कि जितनी भी 10 की पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होते। इसका मतलब आप इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, ये तीनों चिकू हो जाएंगे, तीनों के तीनों आप चिकू करवा देंगे, तीनों चिकू हो जाएंगे। ये भी ये क्योंकि जो भी 10 पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं होती। आप 10 पावर 6 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट का पार्ट नहीं, ये भी नहीं। अब आपने करना कि अब आपके पास 3 वैल्यूज रह गई। पेपर में तो कैलकुलेटर नहीं होगा, आप उसे मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल, आपने डायरेक्ट आंसर बताना है। देखो तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि 10 पावर को डिस्कार्ड कर दो, खत्म कर दो। उसके बाद आप बच्चों ने क्या करना है, अलग-अलग सबके सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, 1 2 3 एंड 4। इसके सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 4 हैं, इसी तरह से इसके सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 3 हैं, क्योंकि 3.6 का मतलब 2 ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसके सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 3 हैं। अब आपने इसका सॉल्यूशन किस तरह से बताना है या आप किस तरह से अंदाजा लगाते हैं। देखो इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 4। जब भी ऐसे एमसीक्यू आए कि सिग्निफिकेंट फिगर बताएं, तो आपने 10 पावर को चिकू करवा देना है, और उसके बाद आप सबने चेक करना है कि किस किस के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसके 2 थे, इसके 3 है, इसके 4 है। सबसे लीस्ट किसके हैं, ऐसे केसेस में हमेशा सबसे लीस्ट आपने देखने हैं। जो सबसे लीस्ट होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। देखो 2 3 4 में सबसे लीस्ट, जब आप आंसर निकालते हैं, जो सबसे छोटा आंसर होगा, सबसे मिनिमम आंसर होगा, सबसे लीस्ट आंसर होगा, वो उसका राइट ऑप्शन होगा। तो इस केस में जो सबसे लीस्ट आंसर है वो आपके पास 2 है। तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो 2 होगा, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इस केस में 2 होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि इसमें एंट्री टेस्ट में इसके एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है और हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। ये वाला टॉपिक भी, पर्सियन एंड एक्यूरेसी वाला भी, और डिमेंशंस भी, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं बड़े मेजर टॉपिक्स हैं इसके। तो ये आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के और भी आपने एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करनी है, कई तरह के एमसीक्यूज। जी बच्चों, ये आज का हमारा पहला एंट्री टेस्ट का टॉपिक था फॉन्गेट 2020 के लिए। और सबसे मेन चीज़ ये मैं आपको इसके लिए एडवाइस ये करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। वो आप पास पेपर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करें, आप नेट से भी एमसीक्यू ले सकते हैं, आप बुक भी यूज़ कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, आप डाउनलोड भी। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि 27 डेज़ में आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें। लेक्चर का मतलब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाना है, एमसीक्यूज आपने खुद सॉल्व करने हैं। टेस्ट हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको समझाते भी जाएंगे कि इसका ये आंसर क्यों था, क्या रीज़न है। मेन टास्क ये है कि आपने लेक्चर समझा, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आपने इसके फर्दर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो कल हम इंशाल्लाह ताला इसके रिमेनिंग टॉपिक पर्सियन से स्टार्ट करेंगे।